हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में सेकेंड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में आप सभी के पास में ईवीएस का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे हमने पार्ट 1 के बारे में तो बात कर ली, जिसके अंदर आप सभी का बहुत सारा प्रेम मिला मुझे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे उस पर सुझाव पर्सनली इंस्टाग्राम पर दिए कि सर पार्ट 2 जल्द से जल्द लेकर आ जाइए। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर आप सभी का 5 तारीख को, 6 तारीख को और 7 तारीख को, 5 तारीख को उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, 6 तारीख को वे सभी स्टूडेंट जो ऑनर्स वाले हैं, और 7 तारीख को बीए प्रोग्राम वाले, आप सभी का ईवीएस का पेपर है। 6 तारीख को भी है, कई बच्चों का 5 को भी और 7 को भी है। तो ये वीडियो जो है, जो पार्ट 1 भी थी और ये पार्ट 2 भी है, ये तीनों डेट्स के लिए रेलेवेंट है। और बाकी जैसे ही आप सभी के एग्जाम होते रहेंगे वैसे आप सभी को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारी ओर से आप सभी के लिए आते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये लेसन नंबर 3 है। इससे नीचे के जितने भी लेसन है वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम ऊपर के सारे डिस्कस कर लेंगे। यहां से एक क्वेश्चन 100% आप सभी के एग्जाम में बनेगा। ऐसा क्यों है, चाहे 5 तारीख के एग्जाम में, 6 तारीख का या 7 तारीख का, ठोस अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट, इस पे क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहली बात तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए बनता है कि सबसे पहले कहां पर, किस देश में जो है अपशिष्ट को लेकर कानून बना था। तो ध्यान रखना, एथेंस में बना था। कब बना था? तो 320 ईसा पूर्व में ये कानून बना था अपशिष्ट को रोकने के लिए कि कचरा जो है वो ऐसे ना फैले। क्योंकि लोग बाग क्या करते थे उस समय कि भाई, एक तो जो भूमध्य सागर है उसके निकटवर्ती इलाकों में जो रहते थे वो बीच वगैरह के किनारे जाते थे, समुद्र किनारे, और वहां पर कूड़ा करकट फैला देते थे। दूसरी बात, जनसंख्या बढ़ने के कारण कचरा जो है नगर के कहीं भी किसी भी इलाकों में जो है लोग फेंक देते थे। तो यही कोशिश की गई थी इस कानून के तहत कि भाई कचरा जो है वो शहर से दूर किया जाए और शहर को क्या है, पूरा रिक्त यानी कूड़े से मुक्त करा जा सके, कूड़े से खाली किया जा सके। इसके लिए तो आज के समय में भारत में बात करें, लगभग हर एक कस्बे में, हर एक नगर में प्लास्टिक की रंग बिरंगी थैलियां यूज होती है और ये कचरे को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। अगर हम बात करें प्लास्टिक की जो रंग बिरंगी थैलियां हैं, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए हानिकारक है। अगर 1 किलो प्लास्टिक जलाई जाती है तो इससे प्रदूषण जो है 3 किलो होता है। 1 किलो प्लास्टिक जलाने पे 3 किलो प्रदूषण, 3 किलो गैस का प्रदूषण हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक अनुमान के अनुसार भारत में अगर शहरों की संख्या हम बात करें 7,935 है, तो उसमें से 37 करोड़ 70 लाख निवासी प्रतिदिन क्या करते हैं, 1,70,000 टन अपशिष्ट पैदा करते हैं, यानी इतना टन। और ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। और 2030 तक हमारे देश में शहरों में जो जनसंख्या है वो 37 करोड़ से बढ़कर 59 करोड़ हो जाएगी, और इससे भारत में बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाएगी। साथ ही साथ इन अपशिष्टों से बहुत जगह पर अलग अलग तरह की चीजें बनाई जा रही है। अगर ठोस अपशिष्ट है तो उन्हें ज्यादातर आपसे अपशिष्ट निपटान के लिए पूछा जाएगा सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी भूमि जो लवणीय है, जो भूमि बंजर है, उन भूमियों को क्या किया जा रहा है, जैसे भूमि की ये सतह है तो इन सतह को गड्ढा खोदा जा रहा है। गड्ढा खोद के जो भी कचरा है इस कचरे को इसके अंदर डाला जा रहा है और इसके नीचे की जो मिट्टी है इसके ऊपर पलट दी जा रही है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो खत्म होती जा रही है आस पड़ोस के इलाकों में भी, और ये भविष्य में कभी यूज नहीं हो पाएगी ये भूमि। क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर अगर हम कल को घर भी बनाना चाहेंगे तो क्योंकि इसके अंदर मिट्टी ना होकर कचरा है और कचरा हमारी पकड़ को नहीं बना पाता, तो मकान वो ढह सकते हैं, गिर सकते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और नगर के कचरों में, शहर के कचरों में कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ये हमारे घर के कचरे भी नगर के कचरे में आते हैं। इसके अंदर हमारी जो संस्थाएं, ऑफिस, व्यापार से संबंधित कचरे हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। इसमें अनेक प्रकार के कचरे हैं, जैसे कागज है, कांच की बोतलें हैं, अंडे के छिलके हैं, जूठन जो हम खाना पीना खाते हैं उसके बाद फेंक देते हैं, ये सब नगरीय अपशिष्ट में आता है। ठोस अपशिष्ट के प्रकार और इसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं, तो ये पेपर में आपसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ठोस अपशिष्ट क्या है आपको ध्यान रखना है। नगरीय अपशिष्ट को ही ठोस अपशिष्ट कहते हैं। ऐसे अपशिष्ट जो प्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं, तो उसको रोकने के उपाय पूछा गया है। ठोस अपशिष्ट के कई प्रकार हो सकते हैं। तो अपशिष्ट के सबसे पहली बात तो घरेलू कचरा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो सकता है जिसे ई वेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा मृत जानवर जो मृत हो जाते हैं उनके शरीर का कचरा, या रासायनिक या जैविक अपशिष्ट हो सकते हैं, या फिर कोई मलबा है,
इमारती कार्य हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, उससे जो कचरा निकलता है ठोस अपशिष्ट में ही आता है। इससे मुक्त करने के उपाय तो पहली बात तो पुनर्चालन करना, कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों का यूज करें जिनका रिसाइकल कर सकते हैं, तो ठोस अपशिष्ट को रोका जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे, एल्यूमिनियम और इस्पात की कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें कई बारी पुनर्चक्रण कर सकते हैं। इसके अलावा कांच पुनर्चक्रण नहीं कर सकते हम, कागज नहीं कर सकते, प्लास्टिक नहीं कर सकते, बहुत सारे धातु की कोई चीजें उनका पुनर्चक्रण संभव है। जैसे कांच का भी कभी कभी यूज हो जाता है, कागज का हो जाता है, प्लास्टिक का कुछ कुछ का होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं हो पाता। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये ऐसी चीजों का यूज करना चाहिए जिसका दोबारा से हम यूज कर सकते हैं। और ऊर्जा के रूप में हमें अगर देखें प्रदूषण भी ज्यादा ना हो, ऐसे संसाधनों का ही हमें यूज करना चाहिए। आप सभी को ध्यान रखना है 17 पेड़ काटने पर, 17 पेड़ काटने पर, ये पेपर में 1 नंबर में आ सकता है, 1 टन कागज बनता है। ध्यान रखना 1 टन यानी 100 किलो कागज बनाने तो 17 पेड़ काटने पड़ते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। तो हमें क्या करना चाहिए, पुनर्चालन के अंदर ध्यान रखना है आप सभी के लिए कि ऐसी चीजों का ज्यादातर यूज करना है जिसको दोबारा से हम चलन में ला सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। अगला है कि जो चीज हम यूज नहीं कर सकते तो उसके निपटारे की व्यवस्था की जाए ताकि प्रदूषण कम हो। ध्यान रखना है आप सभी को। जैसे ज्यादातर क्या करते हैं, मिट्टी, मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई मिट्टी के बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं और उसके अंदर क्या किया जाता है कि कचड़े को डाल दिया जाता है और नीचे की मिट्टी जो है ऊपर डाल दी जाती है और ऊपर वाला जो कचड़ा है वो नीचे डाल दिया जाता है। इस तरीके से ये निपटारा किया जा रहा है फिलहाल में। लेकिन कई जगहों पर शहरों में एक ये भी चीज आज के समय में देखी जा रही है कि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि जो कचरा आएगा उन कचड़ों को, वेस्ट को, जो रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकल कर दिया। इसके अलावा जो प्लास्टिक पन्नी वगैरह है उसको बहुत सारी कंपनी अब खरीदने लगी है और क्योंकि उससे वो छोटी छोटी सड़कों बनाने में या और चीजें बनाने में अपना काम कर देती है। ध्यान रखना ये आप सभी को। इसके अलावा आप सभी और भी कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। ठोस अपशिष्ट का प्रभाव के बारे में बात करेंगे। अब भाई 2 चीजें तो हो गई पुनर्चक्रण के बारे में, स्रोत में कमी एक ये भी पढ़ लेते हैं। स्रोत में कमी का मतलब क्या है कि हमें ऐसे संसाधनों का यूज नहीं करना जो हमारे सोर्सेस को खत्म करे, जो हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की जो थैलियां हैं ये हमेशा कचरा बढ़ाएंगी, तो हमें इस पे कमी लाना है, इसका यूज कम करना है। और ये आप लोगों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी फिलहाल के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की बात चल रही है, तो ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप इस पे कमी की बात करें। ठीक है। इसके बाद में ध्यान रखना है कि जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका हम एक बार से ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते तो हमें क्या करना है, ऐसी चीजों को कम यूज करना है ताकि वो हमारे यहाँ पर वेस्ट ही है। क्योंकि जिस चीजों का हम बार बार यूज कर सकते हैं तो वो तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन जिन चीजों का हम बार बार उपयोग ही नहीं कर सकते तो उन चीजों का अगर हम यूज करेंगे तो भाई वो वेस्ट के रूप में ही होगी हमारी। एक बार यूज किया भाई उसको फेंकना पड़ेगा और वो फिर वेस्ट बनेगा, कचरा बनेगा। रहने की, उनके रखने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, समुद्र में नहीं फेंक सकते, समुद्री जीव जंतु के लिए भी प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये चीज हमें सोचना होगा। इसके अलावा हम देखते हैं मानवीय स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव दिख रहा है ठोस ठोस का। जैसे इस ठोस अपशिष्ट है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है ठोस अपशिष्ट का। जैसे जैसे जो पारा है, पारा जल में मिल जाता है तो जल को दूषित कर देता है और बहुत सारे जलीय जीव जो है जैसे मछली वगैरह उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृदा की गुणवत्ता में कमी आ रही है, तो देखो जलीय जीव में प्रॉब्लम दे रहा है पारा जो अगर मिल जाता है तो जलीय जीव को प्रॉब्लम देता है। अगर मृदा में अगर हम ठोस अपशिष्ट को मिला देते हैं तो मृदा की जो क्षमता है वो क्षमता कमजोर हो जाती है। प्लास्टिक के ट्यूब आदि जो है इस पे बुरा प्रभाव पड़ता है और उन पे संकट होने की संभावना बनती रहती है। इन अपशिष्ट पदार्थों से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ध्यान रखना है कौन सी गैस रिलीज होती है, मीथेन। और ये क्या करती है कि ये गरीब हाउस नहीं है, ग्रीन हाउस आएगा यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है। ये गरीब हाउस नहीं है, ये ग्रीन हाउस है। हमारे स्कूल वाले मास्टर्स भी बड़े खतरनाक है। तो ग्रीन हाउस ध्यान रखना है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है, गरीब हाउस कोई गैस नहीं होती, ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ग्रीन हाउस गैस से जो है यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि भाई ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है मीथेन गैस के कारण। और इससे क्या हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारी हवा जो है उसमें रासायनिक जहर हमारे शरीर के अंदर पहुंच रहा है जब हम सांस ले रहे हैं उसके थ्रू। और जो बच्चे जो छोटे जन्म लेते हैं उनका वजन कम हो रहा है, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। ठोस अपशिष्ट के पानी में बहने से रोकने से हमें ये काम करना होगा। हम बहुत बार ठोस अपशिष्ट क्या करते हैं, पानी के बहाव को किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहने से रोक देता है, इससे बाढ़ की आने की संभावना भी बन जाती है। घातक अपशिष्ट कौन से होते हैं, तो प्लास्टिक अपशिष्ट आप सभी के ध्यान रखने घातक अपशिष्ट है। इसमें कागज के कारखाने, प्रगलन भट्टी, तेल शोधक कारखाने या रासायनिक जो भी, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हमने पढ़ी थी और उसमें पढ़ा था मिथेल आइसोसाइनाइड नाम की गैस जो है रिलीज हुई थी। तो ये घातक अपशिष्ट आते हैं, ये मानव स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण दोनों को हानि पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक ऐसे स्थानों पर इन उद्योगों को लगाना चाहिए जो पर्यावरण को दूषित ना करें।
अथवा जो आवाज से आम आवाज से दूर हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। घातक अपशिष्ट जो होते हैं ये पर्यावरण को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ध्यान रखना है। इस घातक अपशिष्ट में आपका पारा, शीशा, ये सब घातक पदार्थ है। शीशा अगर देखिए अधिक मात्रा में धातु से मिल जाता है तो ये बहुत ज्यादा बैक्टीरिया, है ना, या फिर पाइपों, ईंधनों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। शीशा डायरेक्टली हमारे न्यूरॉन सिस्टम जो माथे हैं, मस्तिष्क है, इस पे प्रतिरोध डालता है। ये प्रॉब्लम भी आप सभी को ध्यान रखना है। जो हमारा शरीर है उसमें पारा क्या करता है, हमारे शरीर की जो सोचने समझने की क्षमता है उसको नष्ट करना शुरू कर देता है। अगला पॉइंट है आप सभी के लिए ई अपशिष्ट, ई वेस्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। ई वेस्ट के बारे में हम बात करेंगे तो ई वेस्ट क्या है, तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी कचरे होते हैं, जब मोबाइल फोन यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, चार्जर यूज करते हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उनके जो वेस्ट होते हैं, पुराने हो जाते हैं, जो यूज करने लायक नहीं बचते, उसकी संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और ये बिजली के उपकरण की सहायता से चलते हैं। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर जो है ई कबाड़, इसको कई नामों से जानते हैं। इसके अंदर रेडियो, टेलीविजन, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो भी इंटरनेट द्वारा संचालित होती है। इसमें कई सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे आपका कैडमियम, बेरिलियम, सीसा, ये सब यूज किया जाता है और ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, बहुत सारे रेडिएशन इनसे निकलते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, ये इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हम बात करें कि भाई बहुत ज़्यादा बल्ब, टीवी, मोबाइल, टेलीफोन, बहुत सारी चीज़ें, जितने चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इन सब में ई कचरे के रूप में भारत में भी ये कचरा का खतरा जो है बहुत बढ़ता जा रहा है। भारत में 10 राज्य ऐसे हैं जो 70% ई वेस्ट उत्पादन करते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है भारत में ये प्रॉब्लम है, तो ये अमेरिका में भी, चाइना में भी, जापान में भी, जर्मनी में, इन देशों में भी ई कचरा है, क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करते हैं। और भारत में हर साल करीब 22 लाख टन ई कचरा उत्पन्न होता है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे ज़्यादा अगर कचरा कोई स्टेट उत्पन्न करता है तो वो भारत के अंदर महाराष्ट्र 20%, फिर तमिलनाडु आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है 10%, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर दिल्ली प्यारी सी आती है हमारी, जो सबसे ज़्यादा कचरा फैलाती है। क्योंकि उसका एरिया भी कम है, और एरिया कम होने की वजह से क्षेत्रफल और जो कचरा है वो ज़्यादा करती है, इसीलिए। इसके अलावा इन से हमारी तंत्रिका, जो न्यूरॉन सिस्टम है, सांस, त्वचा, कैंसर, इन सभी से संबंधित बीमारी होती है। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में ज़्यादातर इन चीज़ों की वजह से लोग बाग धीरे धीरे आश्रित होते जा रहे हैं। क्या क्या होते जा रहे हैं, आश्रित होते जा रहे हैं। तो ध्यान रखना है, ई वेस्ट चीन से लगभग, अगर बात करें कि भाई यूएस में 2007 के मुकाबले पुराना कंप्यूटर ई वेस्ट 2020 तक चाइना से लगभग कितना था, 400 गुना था। भारत लगभग क्या है, भारत में क्या कितना बढ़ जाएगा, ध्यान रखना है, 500 गुना बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा हम लोग ऐसे हैं कि हम ज़्यादातर नई नई चीज़ें खरीदते हैं, पुरानी चीज़ों को यूज़ नहीं करते। चाइना के अंदर बहुत सारी पुरानी चीज़ों को रिसाइकल करके नई चीज़ों में असेंबल किया जाता है। तो ये हमें समझना होगा कि हम ई वेस्ट से कैसे बच सकते हैं। बचने का तरीका यही है कि हम उसको यूज़ करें। अब ई वेस्ट के क्या क्या सोर्स है, तो हम पहले ही बात कर सके, कंप्यूटर, फैक्स मशीन, है ना, सीडी प्लेयर, रेडियो, माइक्रोस्कोप, है ना, स्कैनर, या ट्यूबलाइट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, पंखे, मोबाइल, बल्ब, ये बहुत सारी चीज़ें। तो इसका प्रभाव क्या है, मानव स्वास्थ्य पे प्रभाव है, बहुत सारे प्रभाव है, हमने इसके प्रभाव के बारे में बात कर ली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ई परिसर क्या है, तो ध्यान रखना 2005 में ये योजना बनाई गई कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जो है पुनर्चक्रण भारत सरकार भी बराबर देगी। ठीक है, और इसके आगे चल के 2016 में एक अधिनियम भी आया था। इस अधिनियम के तहत भारत में ये बात कही गई कि जो भी कचरे ऐसे ही वेस्ट, इनको नॉर्मल कचड़ों में नहीं डाला जाएगा, इन्हें अलग किया जाएगा, और जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती है उन्हें रिसाइकल कर लिया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये राज्य की जिम्मेदारी है इस चीज़ को अलग करवाने की। ये क्वेश्चन भी आप सभी का कंप्लीट हो गया। आप सभी के एग्जाम में प्रदूषण से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आएगा तो वो तो आप कर ही लोगे। आपको ध्यान रखना है, आपके पेपर में कुछ चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट पूछी जाएगी। जैसे मैं आपको बता दूं, आपसे पेपर में नाभिक के खतरे पूछे जाएंगे, और ये शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में आ सकता है। इस पे मानव पर इसका क्या प्रभाव है, तो ध्यान रखना है कि वैसे तो इसकी वीडियो, लॉन्ग वीडियो जो है आप सभी के लिए, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है नाभिक के खतरे वाली, तो वीडियो प्लेलिस्ट बना चुके हैं हम, उसके अंदर देख सकते हो। बाकी यहाँ पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो ध्यान रखना है, नाभिकीय खतरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी बन जाता है, क्योंकि आज के समय में विश्व में लगभग 17% जो बिजली है ये नाभिकीय से बनाई जाती है। लेकिन इसकी छोटी सी भी असावधानी या मनुष्य की जान के खतरा बन सकती है। परमाणु एक ऐसा बम यूज हुआ हिरोशिमा और नागासाकी पर, कब, तो 1942 में अमेरिका द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ। उसके अंदर हमने देखा नाभिकीय क्या कर सकते हैं, इसके छोटे छोटे रेडियो धर्मी जो कण होते हैं, ये इनसे अलग अलग तरह की गैसें या तरंगें रिलीज होती है, हवा, पानी और भूमि, तीनों पर बहुत तेजी से मानव स्वास्थ्य पर, बहुत ज्यादा जीव जंतुओं पर प्रभाव डालता है। और लगभग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है ऑन द स्पॉट, या फिर
उन सभी को भविष्य में अपंग होना पड़ जाता है किसी न किसी क्षेत्र के अंदर। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि भारत के अंदर लगभग 12% आज भी बिजली घर में परमाणु से ही बनाई जाती है बिजली, और इसके अंदर बैकग्राउंड रेडिएशन इसी को कहा जाता है। जो इसकी बिजली उत्पन्न होने से जो भी प्राकृतिक रूप से इनसे तरंगें निकलती हैं वो क्या कहलाती है, बैकग्राउंड रेडिएशन कहलाती है। ये ध्यान रखना है आप सभी के लिए। अब ये मनुष्य स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है, तो ध्यान रखना है कि भाई ये इंसान के अंदर थायराइड का और कैंसर का कारण बनती है, और ये क्या है कि लंबी अवधि तक वातावरण में रह सकती है, जिससे जीव जंतु के लिए खतरनाक हो सकता है। हमको ध्यान रखना है कि एक तो उपयुक्त U235P239 और जो ध्यान रखना है स्ट्राशियम 90 और सीजियम 137। शीत युद्ध के काल में नाभिकीय खतरा बहुत बना हुआ था। क्यों? क्योंकि आपने पॉलिटिकल पढ़ी है, अमेरिका सोवियत संघ के ऊपर परमाणु बम गिरा सकता है, सोवियत संघ अमेरिका के ऊपर गिरा सकता है, ये खतरा बना हुआ था। तो इस वजह से उस समय हमको कोई प्रॉब्लम दिखती है। अब डायरेक्टली पूछेगा आपसे रेडियोधर्मी का इसका मानव स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव है, तो ध्यान रखना है कई सारे प्रभाव है मानव स्वास्थ्य। तो सबसे पहले बात आपको ध्यान रखना है मानव स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कि भाई सबसे पहले जल पर प्रभाव बताया गया इसके अंदर। मानव स्वास्थ्य पे तो बात करेंगे लेकिन जल पे भी। तो पेड़ पौधे जो है उनके भोजन जो प्रकाश संश्लेषण की खाद्य जल श्रृंखला बनाती है वो ये सिस्टम बनाना बंद कर देगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कैंसर है, कैंसर ध्यान रखना है, बहुत सारे हमारे पास में कैंसर जैसी बीमारियां होती है। ये कैंसर जैसी बीमारियां हमें हो सकती है जब ये हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है, या फिर खून की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है, हड्डी जो है वो कमजोर हो जाती है, सिर के बाल झड़ने लगते हैं, है ना, और शरीर में रक्त की कमी होने लगती है। और साथ ही साथ जो मनुष्य के जो जीन और गुणसूत्र है उस पर भी अनुवांशिक प्रभाव पड़ते हैं। अगर आपको कोई बीमारी होगी तो वो आपकी विकलांगता आपकी वंशजगत भी हो सकती है, तो इसकी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये आयोडीन जो है वो क्या करता है, जो यूरेनियम और जो थोरियम है इन सब के प्रभाव को हल्का फुल्का कम कर सकता है, ध्यान रखना है आप सभी को। इसके अलावा जन्म दोष हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, और साथ ही साथ जो है पानी की गुणवत्ता को कम कर सकता है, ये ध्यान रखना है प्रॉब्लम। मिट्टी पे प्रभाव की बात करें तो ध्यान रखना है जमीन की जो उर्वरा क्षमता है उसको खत्म कर देता है, ये जमीन की जो उर्वरा क्षमता है उसको खत्म कर देता है, और भविष्य में कभी उस ऐसे क्षेत्र पे बीज उत्पन्न ही नहीं होंगे, मतलब कोई भी फसल उगेगी नहीं, ऐसे प्रभाव भी इस पे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा रेडियोधर्मी वायुमंडलीय प्रभाव, रेडियोधर्मी जो वायुमंडल पे प्रभाव क्या पड़ता है, आपने देखा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे तो 2 लाख लोग तुरंत मर गए थे, पूरा शहर नष्ट हो गया था, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो है पीड़ा झेलनी पड़ी थी। ध्यान रखना है बहुत सारे लोग जो है कैसे वंशानुगत उन पे क्या हो गया था, इम्पैक्ट पड़ा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ अब घटनाओं के बारे में आप सभी को जरूर याद रखना है, कुछ घटनाओं के बारे में आप सभी को पढ़ना है। जैसे आपको ध्यान रखना है 3 माइल आइसलैंड, ये वो घटनाएं हैं जहां पर परमाणु घटनाएं घट सकती थी। 3 माइल आइसलैंड, ये दुर्घटना 14 मार्च 1979 में हुई, और इसमें क्या हुआ, इसमें हम ये अमेरिका का ये एक परमाणु संयंत्र है जहां पर एक पंप टूट गया था, और जिसके बाद में पंप टूटने बड़ी मुश्किल से पंप को जोड़ा गया, और क्या होने लगा था कि बिजली का मीटर खराब हो गया था पंप की वजह से, और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, और ऊर्जा की वजह से नाभिकीय दुर्घटना यहाँ पर घट गई थी। हालांकि वहां पर जो प्रेग्नेंट लेडी थी उनको, बच्चों को इस स्थान पे से तुरंत हटा दिया गया था, नहीं तो उन पर बहुत ज्यादा इस पे प्रभाव पड़ सकता था। आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि नाभिकीय खतरों के कब कब उत्पन्न हो सकते थे, ऐसा बताइए। तो पहला 3 माइल आइसलैंड, इसका ध्यान रखना है। दूसरा चेरनोबिल घटना को आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर, यूक्रेन में चेरनोबिल एक परमाणु संयंत्र है 1986 में। यहाँ पर क्या हुआ, वाष्प बनना बंद हो गया और बिजली उत्पन्न की जा रही थी। यहाँ पर वाष्प बनना जैसी बंद हो गया उसकी वजह से वातावरण बहुत ज्यादा क्या हो गया, बिगड़ गया, आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। इसके अलावा भोपाल गैस त्रासदी भारत के आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, बाकी यहाँ से क्वेश्चन आप सभी का यही बनेगा। इसके अलावा आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे अपने अगले यूनिट के बारे में। उसके अंदर भी आप सभी के लिए एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे हम आप जल संसाधनों की बात करते हो, जल संसाधन की वीडियो विद नोट्स आप सभी के लिए अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आपसे प्रदूषण वाली जितनी भी यूनिट है वो अपलोडेड है, आप उस यूनिट को भी जरूर चेकआउट करिए। अब हम इकाई यूनिट नंबर 5 पे आ चुके हैं, और यूनिट नंबर 5 में हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बात करें। किसके बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में।
तो पर्यावरण प्रदूषण आपको हमने बताया था और वैसे भी आपको बता रखा है पर्यावरण प्रदूषण। बेसिकली आपको इसके अंदर वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा वायु प्रदूषण कैसे फैलता है इसके अंदर ये बताया गया है। फिर आपको जल प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। फिर ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। तो ये कुछ प्रदूषण के टाइप्स हैं, ये आपको पढ़ना है। तो होपफुली आज की इस नई वीडियो से भी आप सभी को वैल्यू मिलेगी। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक है, आप उन लिंक्स के थ्रू भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय